नमस्कार मित्रों। आयुर्वेद में आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऋतुओं के हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस आहार का सेवन करना चाहिए, किस आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऋतुओं को 6 प्रकार से माना है, जिसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शुरू की 3 ऋतुओं को शिशिर, बसंत, ग्रीष्म को आदान काल कहा गया है, क्योंकि सूर्य की दिशा उत्तरायण रहती है, यानी कि उत्तर दिशा में सूर्य गमन करता है। इसके विपरीत दक्षिणायन बाद की ऋतुओं में वर्षा, शरद, हेमंत 3 ऋतुओं को मिलाकर दक्षिणायन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की गति जो है दक्षिण दिशा की ओर गमन करती है। आदान काल में शुरू की जो 3 ऋतुएं हैं, आदान काल में उसमें बल क्षीण होता रहता है क्रमशः, जबकि इसके विपरीत विसर्ग काल जो बाद की 3 ऋतुएं हैं, उनमें बल की स्थिति हमारे उत्तम होती जाती है। मित्रों, 6 ऋतुओं को 12 महीनों में हिंदी माह जिन्हें आप जानते हैं उनमें डिवाइड किया गया है। प्रत्येक ऋतु में 2 माह आते हैं। शिशिर से अगर हम प्रारंभ करें तो माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। इस प्रकार 6 ऋतुओं को 12 हिंदी माह के अनुरूप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में शरद ऋतु चल रही है। शरद पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक मंगल कामना और शुभकामना। उम्मीद करता हूँ शरद पूर्णिमा के अवसर पर शरद ऋतुचर्या के हिसाब से स्वस्थ रहे आपका स्वास्थ्य दिन नित्य प्रतिदिन उत्तम रहे। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए आज शरद ऋतु पर विचार विमर्श करता हूँ। मित्रों, शरद ऋतु में हमारे जो तीनों दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है। प्रकोपित का मतलब उसका लेवल सामान्य अवस्था में ऊपर की ओर चला जाता है। ऐसी अवस्था में बहुत पित्तज व्याधि जैसे अम्लपित्त, हमारी पाइल्स, जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, स्किन डिसऑर्डर और बालों का झड़ना, हमारे एक्ने हो जाना, इस प्रकार के पित्तज रोग ज्यादा हो जाते हैं। पित्त और रक्त के समान लक्षण होने के कारण रक्त भी दूषित होता है। ऐसी अवस्था में रक्त की उष्णता बढ़ जाती है, रक्त में गर्मी बढ़ जाती है, हमें हाइपरथायराइडिज्म भी होने की संभावना रहती है। ऐसी अवस्था में रक्त की उष्णता को या रक्त की जो दूषित रक्त है उसका उन्मूलन करने के लिए शरद ऋतु में कुछ ऋतु के हिसाब से आहार का सेवन करना चाहिए और कुछ का त्याग करना चाहिए। जैसे दही नहीं खाना चाहिए, मछली का मांस नहीं खाना चाहिए, सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसी अवस्था में शरद ऋतु में ये चीजें आहार का सेवन करने के लिए कहा गया है, और जिसमें दही और मछली का मांस, सुअर का मांस जो लोग मीट खाते हैं उनको त्याग करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही विहार की बात करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, किसी भी प्रकार से आप पूर्व प्रदेश से या पूर्वी वायु अगर बह रही है तो उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसी एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और उसमें यह भी कहा गया है कि शरद ऋतु में आप ठंडी जो तासीर की चीजें होती हैं उनका सेवन करें। खाने के लिए मधुर रस, मीठे और तिक्त रस यानी कि कड़वे पदार्थों का, जैसे करेला हुआ, पेठा हुआ, मीठे पदार्थों में इन सब का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में घृत का सेवन करना चाहिए। घृत हमारे पित्त को समन करता है। मित्रों, अगर रक्त की उष्णता या पित्त का प्रकोपन जो हुआ होता है वो घृत के सेवन करने से या जो आहार मैंने बताए हैं उनका सेवन करने से सामान्य अवस्था में नहीं आता, तो ऐसी अवस्था में विरेचन या परगेशन और लग्जेटिव के माध्यम से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जिससे पित्त दोष और विरेचन के माध्यम से शरीर से फ्लश आउट होता है। इसके विपरीत अगर विरेचन से भी आपका पित्त सामान्य अवस्था में नहीं आ पाता, तो ऐसी अवस्था में रक्त मोक्षण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड शरीर से बाहर शोधन विधि से निकाला जाता है, जिसके विभिन्न प्रारूप होते हैं। इसमें लीच थेरेपी या जलों का कर्म बहुत उत्कृष्ट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वर्ष में शरद ऋतु सबसे बेहतर मानी जा सकती है। अगर आपको रक्तदान करना हो तो शरद ऋतु से अच्छा उत्तम काल नहीं हो सकता। मित्रों, आयुर्वेद में एक हंसोदक शब्द होता है। हंसोदक शब्द उसे कहते हैं जो दिन में आपने छत पे अपने एक पात्र में कपड़ा ढक के धूप की रोशनी में जल रख दीजिए और उस जल को रात्रि में फिर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए।
अगले दिन उस रस का सेवन करेंगे तो वो अमृत तुल्य कार्य करेगा। इसे हंसोदक कहते हैं। शरद ऋतु में हंसोदक के अमृत तुल्य लक्षण बताए गए हैं। तो मित्र, शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शरद ऋतु में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, उस प्रकोपित दोष को सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, आज का विषय इसी आधार पर, इसी बेस को लेकर कहा गया था। आज की वीडियो उसी आधार पर कही गई थी। आपको कैसी लगी? क्या आप शरद ऋतु के अनुरूप स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना आहार विहार का सेवन कर सकते हैं? तेल और वसा, किसी भी प्रकार का फैट या एडिपोज टिश्यू या ऑयल का सेवन ना करें, ये पित्त को प्रकोपित करते हैं। और इसके साथ साथ घृत का, घी का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि घी हमारे पित्त का शमन करता है, कम करता है। ऐसी ही वीडियो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार से बनाई जाएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसका कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अपनी समस्या को लिखिए। समय अनुरूप आपको शीघ्र ही जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।